आइए जानते हैं डबल, मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं डबल सेंटेंस के बारे में। तो देखिए डबल सेंटेंस किसे कहते हैं। डबल सेंटेंस, the sentence which can be split into two sentences. The sentence which can be split into two sentences, यानी वह वाक्य जिसे हम दो वाक्य में तोड़ सकते हैं, यानी वह वाक्य जो दो वाक्यों में तोड़ा जा सकता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। गौर कीजिए, राम एंड सीता वेंट टू पटना, एक सेंटेंस है। राम एंड सीता वेंट टू पटना। अब आप यदि इसको तोड़ना चाहें तो दो सेंटेंस में टूट जाएगा। राम वेंट टू पटना, सीता वेंट टू पटना। आपने देखा कि एक सेंटेंस को हम दो भागों में तोड़ दिए क्योंकि यह एन से कंजुगेटेड था, एन को हटा दिए, दो सेंटेंस बन गया। यानी वह वाक्य जो दो वाक्यों में टूट सके उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, अंग्रेजी में डबल सेंटेंस कहते हैं। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं मल्टीपल या कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ध्यान दें, मल्टीपल और इसी का दूसरा नाम है कंपाउंड सेंटेंस। किसे कहते हैं? The sentence which can be split into three or more sentences. थ्री है ये, थ्री or more sentences, यानी जिस वाक्य को आप तोड़ दें यदि और तीन या तीन से ज़्यादा वाक्य बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे मल्टीपल या फिर कंपाउंड सेंटेंस। द सेंटेंस विच कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री और मोर सेंटेंसेज इज कॉल्ड अ मल्टीपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो मुझे विश्वास है कि आप इसके परिभाषा को समझ गए होंगे। आप उदाहरण दीजिए। उदाहरण देखिए, राम, रामू, मोनू एंड सोनू वेंट टू पटना। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, सब्जेक्ट कितना है? 1 2 3 एंड 4 सब्जेक्ट्स है इसमें। अब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो राम वेंट टू पटना, फिर रामू वेंट टू पटना, फिर मोनू वेंट टू पटना, फिर सोनू वेंट टू पटना, यानी 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि जिस वाक्य को हम तीन या तीन से ज़्यादा वाक्यों में तोड़ सकें उसे हम मल्टीपल या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में से मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आइए अब फॉर्मेशन के आधार पर अंतिम सेंटेंस को भी हम लोग जान लें, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसका नाम भी है कॉम्प्लेक्स, ये होता भी है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस which is made of two clauses। अब फिर नया चीज़ आया आप लोगों के लिए, क्लाउजेस। अब यहाँ पर 2 क्लॉजेज, कौन कौन क्लॉजेज है? उसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज।
टू क्लाउजेज, यानी आप यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए तो समझ में आ गई होगी कि अ सेंटेंस, ध्यान से देखिए इस परिभाषा को आप अपने नोटबुक पर अवश्य उतार लीजिए। अ सेंटेंस विच इज मेड ऑफ टू क्लाउजेज, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब फिर आप लोगों के मन में ये बात आई होगी कि आखिर व्हाट इज क्लाउज, ये क्लाउज क्या है, तो फिर इस पर भी चर्चा होगी। पहले ये देख लीजिए आप कि इसके उदाहरण को आप देखिए। उदाहरण में आप रखिए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस आपने बचपन से कई बार सुना होगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं जानते हैं, आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंस, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस सीखा है, तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो दो भागों में टूट सकता है, डबल सेंटेंस है, पहला भाग होगा द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा होगा बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसा हो सकता है? बचपन से आप लोगों को ठगा गया है, कहा गया कि जिस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पास्ट परफेक्ट यदि हम इसको दो भागों में तोड़ दें, जैसे द पेशेंट हैड डाइड खाली करें, द पेशेंट हैड डाइड, तो ये वाक्य नहीं है। अब आपका सवाल उठेगा कि रोगी मर चुका था, वर्षों से हमें शिक्षकों ने पढ़ाया है कि ये वाक्य है। मैं कहता हूँ ये वाक्य नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? तो आप अंग्रेजी की ग्रामर आपके घर में होगी, आप पास्ट परफेक्ट टेंस का परिभाषा पढ़ लीजिए। क्या है परिभाषा? पास्ट परफेक्ट टेंस की परिभाषा है कि द टेंस विच शोज समथिंग वाज फिनिश्ड बिफोर कमेंसिंग द अदर वर्क इन द पास्ट टाइम। फिर से सुनिए, द टेंस विच शोज समथिंग वाज फिनिश्ड बिफोर कमेंसिंग द अदर वर्क इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। हिंदी में वह काल जो यह दर्शाए कि बीते समय में किसी घटना के शुरू होने से पहले ही कोई घटना पूर्ण हो चुकी थी, पूर्ण होने वाली घटना पास्ट टेंस कहा जाएगा, और जिस घटना का आरंभ नहीं हुआ था उसको सिंपल पास्ट टेंस कहा जाएगा। पास्ट परफेक्ट कहा जाएगा पूर्ण घटना को, और अपूर्ण जो कि शुरू नहीं हुआ था उसे सिंपल पास्ट कहा जाएगा। ऐसे में जब आप कहते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड, तो ये पता नहीं चलता है कि किस घटना के पहले यह घटना हुई है, इसलिए ग्रामेटिकली यह रॉन्ग है। और दूसरा सब सेंटेंस पार्ट को देखें आप, बिफोर द डॉक्टर केम। हमने सेंटेंस के परिभाषा में पढ़ा था कि हम शब्दों के उन्हीं समूह को वाक्य कह सकते हैं जो निश्चित और पूर्ण अर्थ दे। सिर्फ आप बिफोर द डॉक्टर केम कहते हैं तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं प्राप्त होता है, इसलिए ये भी वाक्य नहीं है। अब ये दोनों पार्ट यदि वाक्य नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, आपने जरासंध की कहानी सुनी होगी कि जरासंध के पिता ने तपस्या करके मुनि से एक फल लाया था संतान हेतु। उस फल को उन्होंने बीच में से काट करके आधा एक रानी को, आधा दूसरे रानी को दे दिया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि दोनों रानी से आधे आधे बच्चे पैदा हुए थे, जिसे मजबूरन जंगल में फेंकना पड़ा था। और वहाँ जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़े को जोड़कर एक निवाला बनाना चाहा। जैसे ही दोनों टुकड़े को जोड़ा गया वो जरासंध हो गया। वह उसे ला करके राजा के दरबार में दी। चूँकि जरा नामक राक्षसी ने उसे संध यानी जोड़ा था, इसलिए उसको जरासंध कह दिया। अलग अलग था तो कोई वैल्यू नहीं थी, सटा दिया तो जरासंध हो गया। उसी तरह से ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं तो कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसको सटा दिए यहाँ से यहाँ तक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब बात आती है कि क्लाउज क्या होता है, ये जान लीजिए आप लोग। दोनों क्लाउजेस को हम अलग कर दें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन यदि हम दोनों को सटा दें तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लेता है।
तो क्लाउज क्या है, ध्यान से देखिए। अ क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। लार्जर सेंटेंस containing subject and predicate both but can't give a complete sense। आप इसको गौर से समझ लें, आने वाले कई चीज़ों में आपको क्लाउज का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, फिर नज़दीक से आप इसको देख लीजिए ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं हो। अ क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ बट कांट गिव अ कंप्लीट सेंस। हिंदी में यदि कहें तो क्लाउज क्या है, क्लाउज बड़े वाक्य का टुकड़ा है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, लेकिन यह निश्चित अर्थ नहीं दे पाता है। यदि निश्चित अर्थ दे देता तो ये सेंटेंस कहला जाता। सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन निश्चित अर्थ नहीं होने के कारण से हम क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज होते कितने तरह के हैं? क्लाउजेस आर ऑफ टू काइंड्स। क्लाउज दो तरह के होते हैं। पहला कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, एंड दूसरा कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज आपने प्रिंसिपल क्लाउज सुना होगा, वो भी कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही कहा जाता है। मेन क्लाउज, चीफ क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज या फिर कोऑर्डिनेट क्लाउज, सब एक ही नाम है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को ही डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है। तो अब हम लोग ये जान लें कि कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं। तो आप गंभीरता से इसको देखें। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? द क्लाउज which contains the main verb of the sentence। फिर से समझ लें आप कि कोऑर्डिनेट क्लाउज हम किसे कहते हैं? द क्लाउज विच कंटेन्स द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, यानी वह क्लाउज जिसमें वाक्य का मुख्य क्रिया रहे, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। और मैं पुनः आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही मेन क्लाउज भी कहते हैं, चीफ क्लाउज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी इसी को कहते हैं। अब उसी सेंटेंस को आप देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ से वहाँ तक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस पर आप गौर करिए कि इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया किस पार्ट में है। तो निश्चित रूपेण इस पार्ट में है, रोगी का मरना मुख्य क्रिया है। तो चूंकि मुख्य क्रिया इस पार्ट में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सीसी, यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब सीसी के बाद जो बच गया यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं एससी, यानी सब ऑर्डिनेट क्लाउज। आपने कोऑर्डिनेट क्लाउज समझ लिया। अब हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज को देख लें, किसे कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अ क्लाउज which depends upon the CC for its meaning। आपने देखा कि a clause which depends upon the CC for its meaning is called subordinate clause और dependent clause। ये डिपेंडेंट रहता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि इसको कोऑर्डिनेट क्लाउज को हटा दें तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ
जिसे आप देख करके आसानी से पकड़ लेंगे कि यह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। आप इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यदि आपको दे दिया जाए कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चुनिए, तो आपने क्या करना सो देखिए। अ क्लाउज which begins with क्या, if, until, unless, that, before, etc. is called the SC। इतना तो आपने याद रखना है। A clause which begins with if, till, until, unless, that, before, when, where is called the SC। यानी जिस क्लाउज में ये सारे शब्दों में से कोई लगा हुआ रहे उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और जहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो वाक्य निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो आप देख लीजिए कि द ट्रेन हैड started before I reached the station। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये बिफोर से शुरू होने वाला क्लाउज था, ये एससी है, तो निश्चित रूप से जो बच गया वो सीसी है। आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने डबल सेंटेंस, मल्टीपल या कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी अच्छे तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।